तो प्यारे बच्चों, रूल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। यदि दो नाउन या प्रोनाउन एज वेल एज, इन एडिशन टू, टुगेदर विद, अलोंग विद से जुड़े हों, मतलब हम एक ऐसे सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं जिसके अंदर दो नाउन या प्रोनाउन हैं और वो जुड़े हुए हैं एज वेल एज, इन एडिशन टू, टुगेदर विद, अलोंग विद और विद। तो जो हमारी वर्ब होगी वो किस सब्जेक्ट के अनुसार आएगी या किस नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आएगी? जो सेंटेंस में पहले दे रखा है उसके अनुसार आएगी। जो पहले नाउन या प्रोनाउन दे रखा है उसी के अनुसार वर्ब आएगी। एग्जाम्पल से समझाते हैं ज़्यादा क्लियर होगा। एरर फाइंड आउट करने का क्या तरीका है? वर्ब को ढूंढो। वर्ब हमने ढूंढ ली है, वर है, आपने भी ढूंढ ली होगी। उससे क्वेश्चन किया, हूँ वर इन द रॉन्ग, किसकी गलती थी? ठीक है, उत्तर क्या मिला? यू एज वेल एज यूर सिस्टर। ये जो कंप्लीट है ये हमारा सब्जेक्ट है। अब इसमें से हमें ट्रू सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है कि सब्जेक्ट है क्या। अब इस सब्जेक्ट को हमने देखा तो इसमें हमने देखा कि ये एक कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है। जोड़ने वाले कंजंक्शन होते हैं चाहे वो कोई भी हो, एज वेल एज। अब एज वेल एज के लिए क्या रूल है? अगर दो नाउन या प्रोनाउन एज वेल एज से जुड़े हुए हों तो जो वर्ब आएगी वो सेंटेंस में पहले दिए गए नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही आएगी। या दूसरी तरीके से हम कह सकते हैं कि एज वेल एज आ गया है तो उसके आगे जो है उसको हम काट देंगे और जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो ये बचेगा। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया यू। यू कैसे बिहेव करता है? एक प्लूरल सब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि हमने पता है शुरू में जो एक टेबल बनाई थी उसके अंदर आई और यू उसको एक्सेप्शन में दिया था कि ये हमेशा प्लूरल की तरह बिहेव करते हैं और इनके साथ हमेशा प्लूरल ही वर्ब यूज की जाती है। तो यू के साथ कैसी वर्ब यूज की जाएगी? प्लूरल वर्ब यूज की जाएगी। यहाँ पर प्लूरल वर्ब ही यूज की गई है, तो ये हमारा जो सेंटेंस है वो बिल्कुल सही है। यू एज वेल एज यूर सिस्टर वर इन द रोम। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही टुगेदर विद हिज फ्रेंड्स इज कमिंग टूडे। सबसे पहले वर्ब ढूंढी, ये हमारी वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, सिंगुलर है, इज सिंगुलर है, एस लगे है लास्ट में, कमिंग मेन वर्ब है। ठीक है, क्वेश्चन किया हु इज कमिंग टुडे, आंसर क्या मिला? ही टुगेदर विद हिज फ्रेंड्स। ये हमें क्या मिला? आंसर मिला। ये आंसर है तो इसका मतलब ये क्या है? सब्जेक्ट है। अभी काफ़ी लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है, पूरा सब्जेक्ट ये हो नहीं सकता, इसको छोटा बनाएंगे। छोटा कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने इसके अंदर कंजंक्शन देखा, टुगेदर विद है। हमें रूल का पता है, अगर दो नाउन या प्रोनाउन एज वेल एज, इन एडिशन टू, टुगेदर विद, अलोंग विद या विद से जुड़े हैं तो जो हमारा जो ट्रू सब्जेक्ट होगा या जो वर्ब होगी वो पहले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आएगी। तो हमारा ट्रू सब्जेक्ट क्या है? ही है। क्यों? जो टुगेदर विद के बाद है वो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। सब्जेक्ट हमारा ही हो गया जो सिंगुलर है और वर्ब भी हमारी क्या है? सिंगुलर है। तो ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। एग्जामिनेशन के अंदर क्या करेगा? इसके अंदर वाज लगा के देगा और इसके अंदर आर लगा के देगा। जैसे यू एज वेल एज यूर सिस्टर वाज इन द रूम। अब यूर सिस्टर के हिसाब से तो वाज ठीक है, क्योंकि यूर सिस्टर भी सिंगुलर है और वाज भी सिंगुलर है, लेकिन रूल के हिसाब से गलत हो जाएगा। इसी में एक बात और ऐड कर लो, जो हमारी प्रीपोजिशन होती हैं ये भी एक टाइप की प्रीपोजिशन ही है, और ये जो इसके आगे बन रहा है ये क्या बन रहा है? एक प्रीपोजिशनल फ्रेज बन रहा है। तो जो अगर हमारे सब्जेक्ट के अंदर, जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अंदर किसी भी प्रीपोजिशन का यूज होता है, जैसे एट, ऑन, इन, ऑफ, फॉर, विद, बाय, या कोई भी प्रीपोजिशन जो हमारे सब्जेक्ट के अंदर आ रही है तो वो क्या करेगी? एक प्रीपोजिशनल फ्रेज की तरह बिहेव करेगी। जैसे इसने प्रीपोजिशनल फ्रेज का काम किया है, इसके आगे जो भी सब्जेक्ट था उसको उसने क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। ट्रू सब्जेक्ट हमारा जो शुरू में आया था वो बचेगा। इसी प्रकार ये भी कहीं अगर इसके बीच में आ जाते हैं तो जो ट्रू सब्जेक्ट होगा वो, ये जो यहाँ पे नाउन आएगा वो ही, नाउन या प्रोनाउन आएगा वो ही ट्रू सब्जेक्ट होगा। यहाँ पे जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो सब्जेक्ट नहीं रहेगा, और जो वर्ब आएगी वो इस नाउन या प्रोनाउन के अनुसार
आएगी। ये इसके अंदर मेन बात है। ये हमारा था रूल नंबर 5, काफ़ी इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं रूल नंबर 6 की तरफ। दोस्तों रूल नंबर 6 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 6 क्या कहता है, यदि हमारे सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन आया है, एक से अधिक आए हैं, 2 नाउन या प्रोनाउन आए हैं और वो जुड़े हुए हैं, किस चीज़ से जुड़े हुए हैं, पहला है नॉट ओनली बट आल्सो। कैसे जुड़े हुए हैं, नॉट ओनली दिया उसके बाद नाउन या प्रोनाउन आया, फिर बट आल्सो दिया उसके बाद नाउन या प्रोनाउन आया। दूसरा केस क्या है, नाइदर उसके और नोर, ठीक है। नाइदर के बाद नाउन और प्रोनाउन आएगा और नोर के बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा। इसी प्रकार से आइदर और से अगर वो जुड़े हों, जैसे आइदर के बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा और के बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा, तो जो वर्ब होती है हमारे सेंटेंस की, हमारे वाक्य की जो वर्ब होती है वो आती है इस नाउन या प्रोनाउन के अनुसार जो वर्ब के सबसे नज़दीक है। इसके बाद क्या आएगी, वर्ब आएगी। तो वर्ब के जो सबसे नज़दीक या नाउन या प्रोनाउन होते हैं उसके अनुसार हमारी वर्ब आती है। यहाँ लिख रखा है वर्ब अपने नज़दीक के नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आती है। ठीक है। जो हमने पिछला केस किया था प्रीपोजिशनल फ्रेज का, उससे बिल्कुल उल्टा है ये आपको याद रखने पड़ेंगे, बिल्कुल उसके ऑपोजिट। बाकी सारे तो प्रीपोजिशनल फ्रेज की तरह काम करते हैं, ये इसके उल्टे काम करते हैं, नॉट ओनली बट आल्सो, इधर और, नीदर नोर। इसमें बिल्कुल उल्टा केस होगा, वर्ब आएगी अपने नज़दीकी नाउन या प्रोनाउन के अनुसार। एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं। नीदर यू नोर आई एम विलिंग टू डू इट, ठीक है। अब सबसे पहले हमारा प्रोसीजर कभी चेंज नहीं होता, प्रोसीजर वही रहता है। अगर सेंटेंस में किसी भी सेंटेंस में किसी भी टाइप का अगर आपको एरर फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले ढूंढो वर्ब को, ठीक है। वर्ब को ढूंढा, वर्ब मिली एम और डू, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन किया हूँ एम विलिंग टू डू इट, तो आंसर मिल गया हमें नीदर यू नोर आई, ठीक है। ये हमें हमारा क्या मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया। अब इस सब्जेक्ट क्या है, कंपाउंड सब्जेक्ट है, जुड़ा हुआ है नीदर और नोर से। तो हमने रूल किया है अगर नीदर नोर इधर और नॉट ओनली बट आल्सो से अगर हमारा जो है सब्जेक्ट दो नाउन या प्रोनाउन जुड़े हुए हों, तो जो वर्ब आती है, ये जो वर्ब है ये किसके अकॉर्डिंग आती है, अपने नज़दीकी नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आती है। या यूँ कह सकते हैं जो ये नोर है उससे पहले का क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। प्रीपोजिशनल फ्रेज के केस में इस साइड कर रहे थे, आइदर और नाइदर नॉट ओनली बट आल्सो के केस में इसका ऑपोजिट हम काट देंगे। ट्रू सब्जेक्ट हमारा यहाँ बच जाएगा वर्ब के बिल्कुल नज़दीक में। तो सब्जेक्ट आएगा वो, जो वर्ब आएगी वो इस सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, आई के अनुसार आएगी। आई के साथ हम क्या वर्ब यूज़ करते हैं, एम यूज़ करते हैं या हैव यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, एम यूज़ दिया, तो ये बिल्कुल सही है। या आई के साथ वाज भी यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा है एग्जाम्पल, नॉट ओनली राम बट आल्सो हिज फ्रेंड्स आर गोइंग ऑन ए वेकेशन, ठीक है। ये नॉट ओनली और बट आल्सो का एक हमने एग्जाम्पल ले लिया। सबसे पहले वर्ब को ढूंढो, ये हमारी वर्ब है, इसके अंदर आर कैसी है, प्लूरल है। क्वेश्चन किया हूँ आर गोइंग ऑन ए वेकेशन, आंसर मिला। देखो मैंने आपको शुरू में ही बताया था, अभी तो आपको आसानी से सब्जेक्ट ढूंढने को मिल रहे हैं, लेकिन थोड़ा जैसे जैसे सेंटेंस बड़ा होता जाएगा सब्जेक्ट ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, वो वही होते जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं। हमें सब्जेक्ट मिला नॉट ओनली राम बट आल्सो हिज फ्रेंड्स, ये हमें पूरा का पूरा सब्जेक्ट मिल गया, ठीक है। अब इस सब्जेक्ट में हमें इसको सॉर्ट करना पड़ेगा। तो हमने देखा किस चीज़ से जुड़े हुए हैं, ये नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हुए हैं। तो बट आल्सो को लिया और उससे पहले जो भी था उसको क्या कर दिया, कट कर दिया उल्टा, या फिर जो वर्ब के सबसे नज़दीक था वो हमारा क्या बच गया, सब्जेक्ट बच गया, ट्रू सब्जेक्ट हिज फ्रेंड्स कैसा है, प्लूरल है, क्योंकि अगर नाउन या प्रोनाउन के अंत में एस ई एस या आई ई एस आता है, या यूँ कह सकते हैं कि सब्जेक्ट के अंत में एस ई एस या आई ई एस आता है, तो हमारा सब्जेक्ट कैसा हो जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता है। तो इसके अंदर एस आया हुआ है तो इसका मतलब वो एक से ज़्यादा फ्रेंड्स की बात कर रहा है, तो इसका मतलब वो कैसे हैं, प्लूरल हैं। तो उसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल ही आएगी। क्या इसने प्लूरल वर्ब लगाई है,
बिल्कुल लगाई है, ये ठीक है। इस केस में वो उल्टा कर सकता था, इसके साथ प्लूरल दे सकता था, और यहाँ पर जैसे कोई भी हैज़ दे सकता था ऐसी, और इसमें जैसे इज दे सकता था, तो वो उसको गलत कर देते हैं। तो आपको ये याद रखना है, नॉट ओनली बट आल्सो, इधर और नाइदर नोर के केस में जो वर्ब आएगी वो अपने सबसे नज़दीकी नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आएगी। ये हमारा रूल नंबर 6। रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या कहता है, यदि किसी वाक्य में कोई सेंटेंस दे रखा है और जो उसमें सब्जेक्ट है वो जुड़े हुए हैं, देखो यहाँ पर कंपाउंड सब्जेक्ट्स की बात की जा रही है और उसके ऊपर बेस्ड रूल की बात की जा रही है। यदि किसी वाक्य में सब्जेक्ट जुड़े हों नोट और बट से, नोट के बाद बट आ जाता है, या अकेले नोट से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, तो जो ट्रू सब्जेक्ट होता है वो नोट के साथ नहीं आता है। इसको याद कैसे रखोगे, अगर कहीं नोट आ गया तो इसका मतलब सब्जेक्ट उसके साथ नहीं है, जो दूसरा सब्जेक्ट दे रखा है वो ही सब्जेक्ट है, उसके अनुसार ही वर्ब आएगी। एग्जाम्पल देखते हैं। नंबर 1 एग्जाम्पल है, नॉट सी बट हर फ्रेंड्स आर गिल्टी, वर्ब प्लूरल। क्वेश्चन किया, हु आर गिल्टी, आंसर क्या आया, नॉट सी बट हर फ्रेंड्स। ये हमारा क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया। इस सब्जेक्ट को हमने देखा कि क्या रखे, इस सब्जेक्ट में नोट आया है और बट आया है, ठीक है। तो इसके बाद क्या, नोट के बाद एक सब्जेक्ट मिलेगा और बट के बाद एक सब्जेक्ट मिलेगा। तो हमने क्या करना है, सिंपल सी बात है, अगर सेंटेंस में नोट और बट या अकेला नोट आया है तो जो ट्रू सब्जेक्ट होगा वो नोट के साथ नहीं मिलेगा। नोट का मतलब अपने आप में भी नहीं होता है, तो उसके साथ सब्जेक्ट भी नहीं आएगा, ऐसे करके याद रख सकते हो। तो इसका मतलब जो नोट के साथ है ये सब्जेक्ट नहीं है, जो सब्जेक्ट है वो क्या है, बट के साथ है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो हर फ्रेंड्स अगर सब्जेक्ट है तो हर फ्रेंड्स कैसे हैं, प्लूरल है, क्योंकि फ्रेंड्स के आगे क्या लगे हैं, एस लगे हैं। अगर किसी नाउन या प्रोनाउन के अंत में एस या ई एस लगता है, प्रोनाउन के अंत में एस या ई एस लगता है, तो वो क्या हो जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता है वो। तो ये प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। ये बेसिक रूल है, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल इसी में है, सी एंड नॉट हर फ्रेंड्स इज गिल्टी, ठीक है। अब सबसे पहले वर्ब को ढूंढे, वर्ब है इज, कैसी वर्ब है, सिंगुलर वर्ब इसने यहाँ पे यूज की है। फिर से क्वेश्चन किया, हु इज गिल्टी, आंसर मिला सी एंड नॉट हर फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब हमने देखा कि इस सब्जेक्ट के अंदर क्या आया हुआ है, एंड आया है और नोट आया है, ठीक है। अब हमें पता है कि जो नोट के साथ होता है वो कभी हमारा सब्जेक्ट नहीं होता। रूल यही कहता है कि अगर सेंटेंस में नोट या नोट बट आ जाते हैं तो सब्जेक्ट नोट के साथ कभी नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये तो हमारा सब्जेक्ट है नहीं, तो बाकी सब्जेक्ट कौन बच गया, सी बच गया, ये हमारा ट्रू सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर। उसने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगा रखी है। एग्जाम में क्या करेगा वो, यहाँ पे आर लगाएगा, आप पकड़ भी नहीं पाओगे। सी एंड नॉट हर फ्रेंड्स आर गिल्टी, कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन अच्छा लगने से सही नहीं हो जाता, सही होता है रूल के अनुसार, ठीक है। और एग्जाम में इनको कैप्चर कर पाना भी काफ़ी मुश्किल होता है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल करो। और मैं भी इस वीडियो के अंत में आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल इसके करवाऊंगा ताकि आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो जाए। अब चलते हैं रूल नंबर 8 की तरफ। रूल नंबर 8, अब तक हम 7 रूल कर चुके हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये 8वां रूल है। 8वां रूल क्या कहता है, यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट ईच, इधर, नीदर हो तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी। कहने का मतलब क्या है, ईच, इधर, नीदर अगर सब्जेक्ट के रूप में आते हैं कहीं भी तो वो कैसे बिहेव करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट बिहेव करेंगे। ईच, इधर, नीदर अगर आपका सब्जेक्ट बन रहा है वाक्य का तो वो क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा और उसी के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं इसमें, आई इनवाइटेड 2 बॉयज बट नीदर हैज कम।
अब हमारे वाक्य हैं जो सेंटेंस हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने शुरू हो गए हैं। तो सबसे पहले इसमें वर्ब देखेंगे। यहाँ ढूंढना स्टार्ट किया, एक वर्ब हमें ये मिल गई, उसके बाद आगे गए और दूसरी ये वर्ब मिल गई हमें, हैज कम। ठीक है, अब हमने वर्ब का नेचर देखा, ये पास्ट पार्टिसिपल है और ये जो है हैज कम, ये सिंगुलर फॉर्म में है हैज। ठीक है, इसका टेंस ठीक है, पास्ट के साथ पास्ट परफेक्ट आता है। ठीक है, वो आपने जो अगले वीडियो करेंगे हम टेंसेस के, उसमें आपको सिखाएंगे। अब के लिए देखते हैं वर्ब आई इनवाइटेड सही है। ये जो वर्ब है इससे हमने क्वेश्चन किया हु हैज़ कम। आपको कुछ नहीं करना है, ज़्यादा सोचना नहीं है, डायरेक्ट वर्ब के आगे क्वेश्चन करना है हमने। ठीक है, हु हैज़ कम, तो आंसर क्या मिलेगा, कौन आया, तो आंसर मिलेगा नीदर, इतना ही मिलेगा। आई इनवाइटेड टू बॉयज बट नीदर हैज़ कम, तो हु हैज़ कम, कौन आया, नीदर, कोई भी नहीं आया। तो नीदर क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया है। अब हमें रूल पता है, अगर हमारा सब्जेक्ट इधर और सॉरी ईच, इधर या नीदर हमारा सब्जेक्ट बन रहा है किसी वाक्य का, किसी वर्ब का, तो वो वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। तो सब्जेक्ट हमारा कैसा है, सिंगुलर, तो हमारी जो उसके साथ वर्ब है वो भी सिंगुलर होनी चाहिए। क्या वर्ब सिंगुलर है, बिल्कुल सिंगुलर है, ये बिल्कुल सही है। आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए वो वहां पर क्या दे सकता था, हैव दे सकता था यहाँ पर। ठीक है, पकड़ना भी मुश्किल हो जाता, आई इनवाइटेड टू बॉयज बट नीदर हैव कम। तो हमेशा याद रखना है ईच, इधर, नीदर अगर आपके सेंटेंस के सब्जेक्ट बन रहे हैं तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया जाएगा। ये हो गया रूल नंबर 8। अब चलते हैं रूल नंबर 9 की तरफ। रूल नंबर 9, रूल नंबर 9 क्या कहता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। हमारा एक सेंटेंस है, एक वाक्य है, उसका फॉर्मेट इस टाइप से होगा, शुरू में होगा उसके वन ऑफ, इधर ऑफ, नीदर ऑफ, एवरी वन ऑफ। ठीक है, उसके बाद एक नाउन या प्रोनाउन मिलेगा, उसके बाद एक वर्ब मिलेगी और उसके बाद बाकी सेंटेंस रहेगा। ठीक है, तो होगा क्या, वन ऑफ, इधर ऑफ, नीदर ऑफ, एवरी वन ऑफ के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो हमारा क्या होगा, प्लूरल होगा हमेशा, और जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर होगी। ये याद रखना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मुश्किल है, उसका सॉल्यूशन में मैं बता देता हूं आपको कैसे याद रखना है। जैसे किसी सेंटेंस में वन ऑफ आया तो इसका मतलब एक की बात कर रहा है, ऑफ कितने में से, अब किसी एक की बात करेगा तो एक से ज्यादा की ही बात करेगा ना, उनमें से एक की बात करेगा। उसी प्रकार से ईदर ऑफ, ईदर या नीदर दो की बात कर रहा होता है किसी भी टाइम के ऊपर, तो उन दो में से, तो मतलब आगे उन दोनों का नाम लेगा ना, उनमें से एक, उनमें से एक भी नहीं, उनमें से सभी, किन में से, जो प्लूरल है उनमें से ही तो बात करेगा, एक में से तो बात कर ही नहीं सकता किसी की। तो इसका मतलब वन ऑफ समथिंग ज्यादा है, प्लूरल है, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एवरी वन ऑफ के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल आएगा, लेकिन वर्ब सिंगुलर आएगी। वर्ब सिंगुलर क्यों आएगी, क्योंकि देखो यहां देखो, जैसे वन ऑफ है, कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश करते हैं हम इसमें। जैसे वन ऑफ है, कितने में से, प्लूरल में से एक की बात कर रहा है, प्लूरल में से आइदर की बात कर रहा है, मतलब कोई भी एक, और किसी की भी नहीं बात कर रहा है नीदर में। और एवरीवन, एवरीवन, एवरीवन सब की बात कर रहा है, लेकिन एवरीवन भी सिंगुलर होता है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा एक रूल में। एवरीवन सिंगुलर होता है, हमेशा सिंगुलर ही बिहेव करेगा। ये हमारे सब्जेक्ट बनेंगे, सब्जेक्ट बनेंगे तो ये सिंगुलर हो गए और इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होगी, क्योंकि जो ये ऑफ है इसके बाद जो भी आएगा वो क्या बन जाएगा, प्रीपोजिशनल फ्रेज बन जाएगा, और ट्रू सब्जेक्ट हमारे ये बच जाएंगे।
ठीक है। तो मेन बात ये है कि वन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एवरी वन ऑफ के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो प्लूरल आएगा। ये सिंगुलर बना के यहाँ प्रॉब्लम दे सकता है, और जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, क्योंकि हमारा जो ट्रू सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है वन ऑफ देम हैज प्लेड वेल। ठीक है, पहला एग्जाम्पल है वन ऑफ देम हैज प्लेड वेल। अब सबसे पहले क्या करना है, एरर फाइंड आउट करने का तरीका आपको पता चल गया होगा। सबसे पहले वर्ब ढूंढेंगे। वर्ब ढूंढा हैज और प्लेड। हैज क्या है, वर्ब है, और वर्ब की क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है। अब इससे क्वेश्चन किया, हु हैज प्लेड वेल, किसने अच्छा खेला। ठीक है, तो आंसर हमें मिल गया वन ऑफ देम। ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब इस सब्जेक्ट में क्या है, हमने प्रीपोजिशन फ्रेज को देखा, ऑफ है, तो उसके बाद काट दिया, तो हमारा जो सब्जेक्ट बच गया वो वन बच गया। वन ऑफ कह सकते हैं इसको, या वन बच गया। अब सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, क्योंकि वन क्या है, सिंगुलर, तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। ठीक है, अब देखो वन ऑफ के बाद जो हमारा सब्जेक्ट आएगा वो कैसा रहेगा, प्लूरल रहेगा। देखो देम है, प्लूरल है, लेकिन जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर रहेगी। तो इसका मतलब ये रूल को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये सेंटेंस ठीक है। नंबर 2 एग्जांपल लेते हैं। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट इफ एवरी वन ऑफ देम वर रेडी टू अटेंड द क्लासेस एवरी डे। ठीक है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले क्या करना है, हमने सबसे पहले वर्ब को ढूंढना है। एक ये वर्ब है, उसके बाद इफ एवरी वन ऑफ देम वर, एक ये वर्ब है। ठीक है, अटेंड करना, ये भी वर्ब है, एवरीडे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वो किस वर्ब में एरर दे सकता है, इस वर्ब में एरर दे सकता है। ठीक है, सेंटेंस पास्ट में चला था, पास्ट में ही चल रहा है, पास्ट है, तो इसका मतलब सेंटेंस के टेंस में कोई गड़बड़ है नहीं। ठीक है, अब इस वर्ब से क्वेश्चन करेंगे क्या ये वर्ब सही है या नहीं है। तो हु वर, देखो सिंपली क्या कर लेना है, आपको हूँ लगा देना इसके आगे, हूँ वर रेडी टू अटेंड द क्लासेस एवरीडे। ठीक है, आंसर मिल जाएगा। आंसर मिला क्या, एवरी वन ऑफ देम। हु वर रेडी टू अटेंड द क्लासेस एवरीडे, एवरी वन ऑफ देम। ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब इस सब्जेक्ट में देखेंगे ऑफ है, प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद जो भी आएगा वो प्रीपोजिशनल फ्रेज हो जाएगा, तो उसको काट देंगे। तो हमारा क्या आ गया, सब्जेक्ट एवरी वन। हमें पता है कि वन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एवरी वन ऑफ आएगा, तो उसके बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा, वो कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। तो ये जो सब्जेक्ट है ये हमारा प्लूरल है, ये सही है बिल्कुल। और ये जो सब्जेक्ट बच गया, ये क्या बच गया, ट्रू सब्जेक्ट बच गया। और ये किस प्रकार बिहेव करेगा, ये सिंगुलर बिहेव करेगा। ठीक है, सिंगुलर बिहेव करेगा। अब देखो ये एक प्रॉब्लम है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर ही होनी चाहिए। पता है ना आपको, अगर हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बेसिक रूल है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल रहेगी। अब हमें पता चल गया एवरीवन से कि हमारा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो हमारा वर्ब भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। इसका मतलब वर्ब क्या है यहाँ पर, गलत है, इसकी जगह क्या आएगा, वाज आएगा। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट इफ एवरी वन ऑफ देम वाज रेडी टू अटेंड द क्लासेस एवरी डे। ठीक है, ये सही फॉर्मेट रहेगा इसका। ठीक है, ये था रूल नंबर 9, समझ में आ गया होगा। बाकी अगर कुछ रह गया है तो आप इसको नोट कर लो, एग्जाम्पल बहुत सारे कराएंगे आपको, बिल्कुल क्लियर करा देंगे। अब चलते हैं रूल नंबर 10 की तरफ। रूल नंबर 10 क्या कहता है, यदि वाक्य का सब्जेक्ट वन बॉडी थिंग, एक ऐसे वर्ड है जो जिसके अंत में वन हो, बॉडी हो या थिंग हो। जैसे
एवरीवन, नो वन, समवन। ठीक है, ये वन के केस हो गए। बॉडी के केस हैं जैसे एवरीबॉडी, नो बॉडी, सम बॉडी, एवरीथिंग, नथिंग और समथिंग। अगर ये हमारे वाक्य के, सेंटेंस के सब्जेक्ट हैं तो ये सब्जेक्ट किस टाइप के हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट रहेंगे हमेशा। ठीक है, पीछे एवरीवन का केस आया था, तब मैंने बताया था आपको कि एवरीवन सिंगुलर होता है। वो इसलिए होता है अगर हमारे ऐसे वर्ड जिनके लास्ट में वन, बॉडी या थिंग आ रहा है तो इसका मतलब वो वर्ड क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो उसके साथ वर्ब भी क्या आएगी? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही होगी। ठीक है, ये तो रूल है बेसिक। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एवरीबॉडी नोज दैट एवरीबॉडी नोज दैट अर्थ इज राउंड। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल है दैट द, ठीक है, द अर्थ इज राउंड। द क्यों लगाया है? क्योंकि अर्थ क्या है? स्पेसिफिक है, एक ही अर्थ है, सबको पता है पृथ्वी एक है, इसलिए द लगा है। स्पेसिफिक के पीछे द लगता है। एवरीबॉडी नोज दैट द अर्थ इज राउंड। ठीक है, अब देखो, अब इसमें सबसे पहले क्या वर्ब ढूंढेंगे। वर्ब क्या है? नोज, और दूसरी वर्ब इज। ठीक है, अब इस वर्ब से भी क्वेश्चन करेंगे, इस वर्ब से भी क्वेश्चन करेंगे। हु नोज दैट अर्थ इज राउंड। ठीक है, हु नोज दैट अर्थ इज राउंड, आंसर क्या मिला? एवरीबॉडी। तो इसका मतलब इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? ये कैसी वर्ब है? सिंगुलर है या प्लूरल है? बताओ। वर्ब के केस में क्या होता है? देखो, सब्जेक्ट के केस में क्या होता है? अगर उसके अंत में एस, ई एस या आई ई एस लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है? सब्जेक्ट क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता है। लेकिन वर्ब के केस में उल्टा होता है। अगर वर्ब के साथ एस, ई एस या आई ई एस लगाएंगे तो हमारी क्या हो जाएगी? वर्ब कैसी हो जाएगी? सिंगुलर वर्ब बिहेव करेगी। अब देखो, इस वर्ब के अंत में क्या है? एस है, बिल्कुल है। नो एक वर्ब है और उसके अंत में एस है, तो इसका मतलब वो कैसी वर्ब है? सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, अब वर्ब सिंगुलर है तो हमारा सब्जेक्ट भी सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, अब देखो सब्जेक्ट कैसा है? एवरीबॉडी। तो मैंने आपको बताया है अगर किसी सब्जेक्ट, अगर किसी जैसे ये वर्ड्स हैं, अगर किसी वर्ड के अंत में वन, बॉडी या थिंग आ रहा है तो वो वर्ड कैसे बिहेव करेगा? एज ए सब्जेक्ट अगर है वो, तो वो सिंगुलर बिहेव करेगा। यहाँ पर सब्जेक्ट है और ये एवरी बॉडी है तो बॉडी लास्ट में आया, तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है, तो इसके साथ सिंगुलर ही वर्ब होनी चाहिए। तो एवरीबॉडी नोज बिल्कुल सही है दैट द अर्थ इज राउंड। अब इस वर्ब से क्वेश्चन करेंगे, ये सिंगुलर वर्ब है, व्हाट इज राउंड। ठीक है, क्योंकि अर्थ कोई ह्यूमन नहीं है तो व्हाट लगा देंगे। व्हाट इज राउंड, आंसर मिला द अर्थ। अब अर्थ कितनी है? एक ही तो है, तो अर्थ कैसी है? सब्जेक्ट हमारी सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, ये भी ठीक है। अब इसमें वो प्रॉब्लम कैसे क्रिएट कर सकता था? वो प्रॉब्लम ऐसे क्रिएट कर सकता था, एवरीबॉडी नो दैट अर्थ इज राउंड। ठीक है, यहाँ पे इसमें एरर हो जाता। ठीक है, ये गलत हो जाता। तो एवरीबॉडी नोज बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा और सबसे कॉमन एग्जाम्पल है नथिंग इज इम्पॉसिबल। ठीक है, तो नथिंग आर इम्पॉसिबल क्यों नहीं बोलते? क्योंकि जैसे हमने इसमें वर्ब ढूंढी, ठीक है, वर्ब कैसी है? सिंगुलर, उससे क्वेश्चन किया व्हाट इज इम्पॉसिबल, आंसर मिला हमें नथिंग। नथिंग हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब हमें पता है कि वन बॉडी थिंग से अगर कोई वर्ड एंड हो रहा है तो इसका मतलब वो कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। रूल नंबर